स्वागत है दोस्तों आप सभी का कहानियों की हमारी इस दुनिया हंटिंग हॉरिफिक में। आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत ही पुराना गांव था जिसका नाम हेमपुर था। हरे भरे खेतों और छोटी छोटी पगडंडियों वाला यह गाँव अपनी शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक ऐसी जगह थी जिसका नाम आते ही लोगों के चेहरों पर डर की एक गहरी परछाई उतर जाती थी, जिसे लोग पुराना खेत के नाम से जानते थे। यह खेत बरसों से बंजर पड़ा था। कोई भी किसान उस पर हल चलाने की हिम्मत नहीं करता था और शाम ढलते ही आसपास से कोई भी नहीं गुजरता था। यह खेत कभी गांव के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित जमींदार लाला खान जी मल का हुआ करता था। लाला खान जी मल अपनी ईमानदारी और नेक नियति के लिए पूरे इलाके में जाने जाते थे। उनकी ज़मीन जायदाद अथाह थी और इसी को देखते हुए गांव के कई बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि उनके अपने रिश्तेदार भी उनकी संपत्ति पर बुरी नज़र रखते थे। कहते हैं कि लालच में अंधे होकर गांव के कुछ बेईमान ज़मींदारों और लाला खान जी मल के लालची रिश्तेदारों ने मिलकर एक भयानक साजिश रची। एक दिन उन्होंने लाला खान जी मल को उनके खाने में जहर देकर मार डाला और उनके शव को गुपचुप तरीके से उसी बंजर खेत में दफना दिया गया, जिसे अब पुराना खेत कहा जाता है। लाला खान जी मल की मौत के बाद उस खेत के बारे में अजीबोगरीब अफवाहें उड़ने लगी। लोग कहते थे कि लाला खान जी मल की आत्मा उस खेत में भटकती है, जो कि एक खूंखार पिशाच में बदल चुकी है। रात में उस खेत के आसपास जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। कुछ लोगों ने तो रात में खेत से डरावनी आवाज़ें आने की अजीब सी परछाइयाँ दिखने की बात भी कही है। खान जी मल की मौत के बाद जिन लोगों ने उन्हें मरवाया था, उन्होंने उनकी ज़मीन हथियाने की कोशिश की, लेकिन एक दिन अचानक से वे सब लोग गांव से गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि वे सब कहाँ गए। बस गांव के बूढ़े आदमी ने आखिरी बार उन सबको पुराने खेत की तरफ जाते हुए देखा था। उसके बाद से वे कभी भी नहीं दिखाई दिए। इस घटना ने पुराने खेत को लेकर लोगों के मन में डर को और भी गहरा कर दिया था। गाँव में सूबे कुमार नाम का एक सीधा साधा आदमी रहा करता था। उसका एक बेटा था रमेश, जो शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही थी तो रमेश ने सोचा थोड़ा गांव घूम लिया जाए। तो रमेश अपने दोस्त मोंटी के साथ गांव घूमने आ गया। मोंटी शहरी लड़का था जिसे भूत प्रेत और अंधविश्वास में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह हर बात को एक तर्क की कसौटी पर परखता था। रमेश को अपने पुराने खेत के बारे में सब कुछ पता था। उसके पिता सूबे कुमार ने उसे बचपन से ही उस खेत की कहानियां सुनाई थी, तो उसे वहां से दूर रखने की भी सख्त हिदायत दी गई थी। लेकिन मोंटी का स्वभाव अलग था। जैसे ही उसने पुराने खेत की कहानियां सुनी, उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। मोंटी ने एक दिन रमेश से जिद की, चल यार रमेश, मुझे वो पुराना खेत देखना है कि उसमें ऐसा आखिर क्या है जिससे लोग इतना डरते हैं। रमेश ने उसे समझाया, नहीं मोंटी, वो जगह अच्छी नहीं है। मेरे पिताजी ने वहां जाने से मना किया है। अरे यार, तू भी इन अंधविश्वासों पर विश्वास करता है क्या यार? मोंटी हंसा। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। चलना यार, एक बार बस देख के वापस आ जाएंगे, मैं वादा करता हूँ। मोंटी के बहुत मनाने पर रमेश मान गया। उसे लगा कि बस एक बार देखकर वहां से वापस आ जाएंगे। ठीक है, रमेश ने कहा, लेकिन शर्त यह है कि जैसे ही मुझे जरा भी अजीब लगेगा, हम तुरंत वहां से वापस लौट आएंगे और शाम होने से पहले। मोंटी खुशी खुशी मान गया। दोपहर का समय था जब वे दोनों पुराने खेत की ओर चल पड़े। जैसे ही रमेश और मोंटी ने पुराने खेत की सीमा में कदम रखा, उन्हें तुरंत एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। चारों तरफ की चहल पहल जैसे अचानक से शांत हो गई थी। हवा भी जैसे थम सी गई थी। पक्षियों का चहचहाना, दूर से आने वाली बच्चों की आवाज़ें, यहाँ तक कि खेत के पास की पेड़ों से आने वाली पत्तों की सरसराने की सामान्य आवाज़ें भी अचानक से थम सी गई थी। वहाँ केवल एक गहरी और भयानक खामोशी छाई हुई थी। रमेश को तुरंत अजीब सा महसूस हुआ। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि खेत की हवा में एक अजीब सी ठंडक है। भले ही दोपहर का समय था। रमेश ने इतने में फुसफुसाते हुए कहा, मोंटी चल, मुझे ठीक नहीं लग रहा। हमने देख लिया ना, हम वापस चलते हैं। मोंटी पहले तो मुस्कुराया, लेकिन उसने भी इस अजीब खामोशी का एहसास किया था। उसके चेहरे पर भी हल्की सी चिंता की लकीरें दिखाई दी थी। अरे यार, अभी तो आए हैं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ पहले जितनी आत्मविश्वास से भरी नहीं थी। लेकिन उसने फिर कहा, थोड़ी देर और रुकते हैं।
तभी रमेश ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैंने कहा था ना कि अगर कुछ भी अजीब लगेगा तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे, चल। रमेश की बातों में दम था और मोंटी ने भी मान लिया कि कुछ तो अजीब था। वे दोनों धीरे धीरे पुराने खेत से बाहर निकल आए। जैसे ही वह खेत की सीमा से बाहर निकले, आसपास की सामान्य आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगी थी। पक्षी चहचहाने लगे थे, हवा की सरसराहट वापस आ गई थी। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन मोंटी अभी भी थोड़ा सा हैरान था। पता नहीं क्या था, मोंटी ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, लेकिन अजीब तो था। वो दोनों घर वापस आ गए और शाम तक रमेश ने मोंटी को वो पुरानी कहानियों और गांव के लोगों की बातों से बहलाए रखा। रमेश को लगा कि अब मोंटी उस खेत के बारे में भूल जाएगा। शाम ढल चुकी थी और सूरज लालिमा बिखेरता हुआ डूब रहा था। गांव में धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। चिमनियों से धुआं उठने लगा था और रमेश अपने घर के पास वाले तालाब में पानी भरने चला गया था। मोंटी घर में अकेला बैठा था और उसे बोरियत महसूस हो रही थी। उसके दिमाग में बार बार पुराने खेत का ख्याल आ रहा था। वह उस अजीब खामोशी को भूला नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि ज़रूर वहाँ कोई राज छिपा है। यह सब अंधविश्वास है, उसने खुद से कहा। मैं पता करके रहूँगा कि लोग इस जगह से इतना आखिर क्यों डरते हैं। मोंटी ने सोचा कि रमेश को बताएगा तो वह मना कर देगा, इसलिए उसने चुपचाप घर से निकलने का फैसला किया। बिना किसी को बताए वह पुराने खेत की ओर निकल पड़ा। मोंटी जब पुराने खेत की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे कोई भी नहीं मिला। गांव के लोग रात होते ही अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। मोंटी के मन में एक हल्का सा डर था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस डर पर भारी पड़ रही थी। जैसे ही उसने पुराने खेत की सीमा पर कदम रखा, फिर से वही अजीब खामोशी छा गई। लेकिन इस बार खामोशी और भी गहरी थी, जैसे हवा में कोई भारी चीज घुल गई हो। चांद की रोशनी खेत पर पड़ रही थी, जिससे सूखी घास और भी भयानक लग रही थी और पेड़ परछाइयां निकाल रहे थे। मोंटी ने टॉर्च निकाली और खेत में अंदर जाने लगा। कुछ कदम चलने पर उसे महसूस हुआ कि खेत में ठंडक पड़ गई है। हवा में एक अजीब सी गंध आ रही है, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। मोंटी अब सच में डरने लगा था। उसने अपने कदमों की गति धीमी करनी चालू कर दी थी। तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी। यह एक कराहने जैसी आवाज थी, जो जमीन के अंदर से आती हुई सी लग रही थी। मोंटी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च उस आवाज की दिशा में घुमाई। टॉर्च की रोशनी एक पुराने सूखे कुएं पर पड़ी। कुआं झाड़ियों से घिरा हुआ था और उसकी मुंडेर टूट चुकी थी। आवाज उसी कुएं के पास से आ रही थी। मोंटी ने हिम्मत करके कुएं के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह कुएं के करीब पहुंचा, आवाज और तेज हो गई। वह किसी इंसान के दर्द से भरी हुई आवाज जैसी लग रही थी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। मोंटी ने कुएं में झांका। कुएं के अंदर अंधेरा बहुत गहरा था, लेकिन उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। कौन है? मोंटी ने हिम्मत करके पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, बस वह कराहने की आवाज और तेज हो गई थी। मोंटी ने अपनी टॉर्च अंदर की तरफ की और तभी उसे जो दिखा, उसकी रूह कांप गई। कुएं के अंदर अंधेरे में एक आकृति थी। वह आधी मानव और आधी जानवर जैसी लग रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके हाथ लंबे और नुकीले पंजों वाले थे। उसके शरीर पर मिट्टी और खून लगा हुआ था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और वह लाला खांजीमल का पिशाच जैसा लग रहा था। उस पिशाच ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी भयानक लाल आंखें सीधा मोंटी की ओर देखने लगी। उसके मुंह से एक भयानक घुर्राहट निकली, जिसने पूरे खेत को हिला दिया था। मोंटी के हाथ से टॉर्च छूट गई और वह डर के मारे चीखता हुआ भागा। पिशाच ने एक भयानक दहाड़ मारी और कुएं से बाहर निकलने लगा। मोंटी पूरी ताकत लगा के भागा, लेकिन मोंटी ठोकर खाकर गिर गया। मोंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि पिशाच ठीक उसके पीछे खड़ा था। उसके लंबे लंबे पंजे मोंटी की तरफ बढ़ रहे थे। मोंटी ने पूरी ताकत से फिर से भागना चालू किया। वह खेत से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन खेत का रास्ता उसे अंतहीन लग रहा था। पिशाच की सांसें उसके कानों में महसूस हो रही थी। हवा में खून और सड़ी हुई मांस की भयानक बदबू आ रही थी।
मोंटी भागते हुए एक टूटी हुई चारदीवारी के पास पहुंचा और कूदने की कोशिश की, लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ा। वह तुरंत उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जवाब दे गए थे। पिशाच उसके ऊपर आ गया और उसकी भयानक लाल आंखें मोंटी के ऊपर टिक गई। वह मोंटी को खूंखार नजरों से देख रहा था। छोड़ दो मुझे, मोंटी ने चिल्लाया। उसकी आवाज़ गले में अटक गई थी। पिशाच ने एक भयानक ठंडी हंसी हंसी और फिर उसने अपने लंबे नुकीले पंजे हवा में उठाए और ये देख के मोंटी डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब वह उस कुएं के पास पड़ा था जहाँ से लाला खांजीमल का पिशाच बाहर निकला था। जैसे ही उसने चारों तरफ नजर घुमाई, उसने आव देखा ना ताओ सीधा खेत से बाहर निकल के गांव की ओर भाग निकला। गांव में देर रात तक रमेश और उसके दोस्त मोंटी को ढूंढते रहे। उसने अपने पिता सूबे कुमार और गांव के कुछ लोगों को बताया कि मोंटी गायब है। सब मिलकर उसे ढूंढने ही वाले थे कि तभी मोंटी हाफता हुआ मिट्टी और पसीने से लथपथ गांव की गली में दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। मोंटी, तू ठीक है? रमेश ने दौड़कर उसे गले लगाया। मोंटी कुछ बोल नहीं पा रहा था, वह बस हाँफ रहा था और कांप रहा था। सूबे कुमार ने उसे पानी दिया और उसे शांत करने की कोशिश की। जब मोंटी थोड़ा संभला तो उसने टूटी फूटी आवाज में उस रात की सारी घटना बताई। उसने पिशाच को देखा था, उसकी भयानक आंखें, उसके नुकीले पंजे और कैसे किसी चमत्कार द्वारा वो बच गया था। गांव वाले उसकी बात सुनकर हैरान रह गए और सभी लोगों में डर का मातम छा गया। लेकिन रमेश को पता था कि मोंटी सच बोल रहा था। उसने मोंटी के चेहरे पर जो डर देखा था वह कोई नाटक नहीं था। और उस दिन के बाद से मोंटी अब कभी भी भूत प्रेत की कहानियों का मजाक नहीं उड़ाया करता था। वह जानता था कि कुछ चीज़ें तर्क से परे होती है। उस रात के बाद से मोंटी ने कभी पुराने खेत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और जब भी कोई पुराने खेत के बारे में बात करता तो मोंटी चुपचाप सिर झुका लेता। और आज भी कोई भी जब भी उस गांव में जाता है तो पुराने खेत के पास नहीं जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी लोगों को ऐसा लगता है कि लाला खांजीमल की आत्मा आज भी उस पुराने खेत में किसी के शिकार के लिए खड़ी है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक डरावनी कहानी, जो कि अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।